हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था ह्यूमन सेटलमेंट्स की। सेटलमेंट्स क्या होती हैं। अब सेटलमेंट्स के टाइप्स थे, इन 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो रूरल सेटलमेंट्स के मीनिंग और उसके टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसका सिर्फ एक टॉपिक बचा था कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इन ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक, यानी ग्रामीण जनसंख्या है उसको के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है आपका भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। सेकंड है आपका सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक यानी कल्चरल इथेनिक फैक्टर। और थर्ड है आपका सुरक्षा संबंधी कारक यानी डिफेंस फैक्टर। तो फर्स्ट आता है जैसे फिजिकल कारक। फिजिकल कारक है वो भी ग्रामीण जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। बस्तियों के प्रकार और उनके विभिन्न बस्तियों के बीच आपसी दूरी के निर्धारण में, यानी बस्तियों के टाइप्स और उन बस्तियों के बीच आपसी दूरी के निर्धारण में उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र और भौम जल स्तर की गहराई, जलवायु तथा मिट्टी जैसे भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए, अब एक उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों की, ठीक है, शुष्क क्षेत्र में जहां पर वाटर क्वांटिटी है वो कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं राजस्थान की बात, अगर राजस्थान में बस्ती निर्धारित करेंगे ग्रामीण बस्ती को, तो वहां पर ग्रामीण बस्ती को निर्धारित करने वाला एक ही महत्वपूर्ण फिजिकल कारक होता है, वो होता है वाटर। कि बस्तियां वहां बस्ती हैं जहां पर पानी के स्रोत आसानी से उपलब्ध होते हैं। मान लो जैसे कोई झील है या कोई तालाब है, इस तालाब के चारों ओर बस्तियां हैं वो बसनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर पानी है वो बहुत बड़ा कारक है। क्योंकि पानी क्या है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है और वहां पर पानी की वो थोड़ी सी कमी है वो पाई जाती है। तो हम देखो भौतिक कारक जो इसमें है, फिजिकल फैक्टर में जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बस्ती के निर्धारित करने में। जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे थे कि राजस्थान में है वो जल महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में बस्ती का प्रकार निर्धारित करने वाला पानी अकेला महत्वपूर्ण कारक है। वहां मकान पानी के स्रोत जैसे कुएं या तालाब के चारों ओर बनाए जाते हैं। यानी जैसे कोई तालाब है या कोई कुआं है, इसके चारों ओर मकान है वो बनाए जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर पानी की है वो कमी पाई जाती है। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है आपका सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक यानी कल्चरल और इथेनिक फैक्टर्स। न जातीय एवं सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातीयता, जाति व्यवस्था अथवा सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अभिविन्यास को प्रभावित करते हैं। भारत के गांव में ऊंची जातियों के जमींदारों के घर गांव के बीचों बीच उनके केंद्र के रूप में बने होते हैं। इनके चारों ओर सेवा व चकारी करने वाले कमजोर वर्ग की जातियां जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, बढ़ाई आदि के घर होते हैं। हरिजनों के मकान प्राय बस्ती से दूर गांव की सीमा पर होते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे सामाजिक अलगाव का नमूना है। अब ये बात करें देखो सांस्कृतिक कारक में, इसमें क्या होता है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों में जो बड़े जमींदार लोग होते हैं, जैसे एक सेंटर है, इसके चारों तरफ है उन बड़े जमींदारों के लोगों के घर हैं वो बने होते हैं। और इन बड़े जमींदारों की सेवा करने वाले जैसे कुम्हार, बढ़ैया, या हम ये कह सकते हैं कि छोटी जाति के लोगों के घर हैं वो इनके बाहर स्थित होते हैं। और गांव में हरिजन, जो हरिजन बस्ती होती है वो गांव में क्या होता है कि नॉर्मली गांव में देखा जाता है कि उनको गांव से थोड़ी सी दूरी के ऊपर, यानी इन मकानों से जो बड़े, यानी ये लगा लो कि ऊंची जाति के लोगों के मकान होते हैं, उनके मकानों से थोड़ी कुछ डिस्टेंस के ऊपर है उनके हरिजनों के मकान है वो पाए जाते हैं। ये हमारे जिस तरीके की जो सेटलमेंट्स पाई जाती हैं रूरल सेटलमेंट्स, ये हमारे सामाजिक अलगाव का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, उसको पेश करता है। फिर थर्ड आता है यानी डिफेंस संबंधी कारक, यानी सुरक्षा कारण भी ग्रामीण बस्ती को निर्धारित करते हैं। भारत में उन प्रदेशों में जहां बाहर से आने वाले आक्रमणकारी बार बार युद्ध करते थे, लोग फौजों के आतंक से बचने के लिए सहंत बस्तियों में रहने की प्राथमिकता देते थे। सहंत बस्ती में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, इनमें क्या होता है कि मकान पास पास होते हैं, कि ऐसे क्षेत्र जहां से बाहरी लोग हैं वो बार बार आक्रमण करते थे, तो फौजों के जो उससे
हम ये कह सकते हैं कि फौजों के अत्याचार से बचने के लिए लोग हैं वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में यानी सहंत बस्ती में रहना है वो पसंद करते थे। यानी सहंत बस्ती में इकट्ठे रहना है वो पसंद करते थे। भारत के उत्तरी मैदान में सहंत बस्तियों के निर्माण में इन भारी युद्धों का भी योगदान है। ये सहंत बस्तियां राजनीतिक अराजकता के समय भी ग्रामीण लोगों को सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी नॉर्मली जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है वहां पर सहंत बस्तियों का निर्माण होने, वहां पर क्योंकि सहंत बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं, एक तो ये फैक्टर भी है वहां पर कि सहंत बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। दूसरा एक मेजर फैक्टर ये है कि वहां पर सोइल फर्टिलिटी ज्यादा है, फर्टाइल सोइल है वो अवेलेबल है, कृषि कार्य है वो ज्यादा किया जाता है, इसलिए वहां पर सहंत बस्तियां हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से, तो जैसे आतंकवाद है भारत में एक मुख्य समस्या है, तो आतंकवाद से बचने के लिए भी जो लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं और वो एक बस्ती के रूप में इकट्ठा रहना है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है कि अर्बन सेटलमेंट। देखो बस्तियों के दो प्रकार हैं, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स, यानी नगरों में नगरीय बस्तियों का नगरीकरण। भारत में अर्बन सेटलमेंट्स ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहंत और विशाल आकार की होती हैं। कि ग्रामीण बस्तियों के अपोजिट जो नगरीय बस्तियां हैं वो सहंत और विशाल आकार की होती हैं। ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में लोग प्राइमरी एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसके अपोजिट जो नगरीय बस्तियां हैं यानी अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनमें लोग सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वार्टनरी जो एक्टिविटियां हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है वो रहते हैं, यानी द्वितीय, तृतीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप है वो ज्यादा करते हैं। नगरीय बस्तियां उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र होती है। इन बस्तियों में लोगों का व्यवसाय द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। नगरीय बस्तियों में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन तथा पैसा का विशेषीकरण अधिक होता है। इन बस्तियों में उग्र सामाजिक विषमता है वो पाई जाती है। यानी कि ग्रामीण बस्तियों के कंपैरिजन में जो नगरीय बस्तियां होती हैं उनमें श्रम का विभाजन है वो ज्यादा पाया जाता है, यानी श्रम के आधार पर वो बंटवारा है वो ज्यादा उनमें पाया जाता है और उनमें उग्र सामाजिक विषमताएं हैं वो पाई जाती है। अब उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन इंडिया, कि भारत में नगरों का विकास, कि भारत में नगरों का विकास है वो कैसे हुआ। यह काल 700 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी जो ये नगरों का विकास का काल है ये 700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले तक का यह काल है, टाइम पीरियड है वो माना जाता है। भारत में नगरों का उदय प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। नगर इतिहासकारों के अनुसार इस काल के नगर ईसा से 2500 वर्ष पहले तक सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी अस्तित्व में थे। ये नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। अब ये कह रहे हैं कि 2500 साल ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, ईसा मसीह के ईसा पूर्व से भी जो नगर हैं वो अस्तित्व में थे और वो नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। ये नगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता में है वो थे। ठीक है, 250 वर्ष ईसा पूर्व। भारत में नगरों के विकास का दूसरा दौर 700 वर्ष ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ। यानी यह पहला दौर था ईसा मसीह से 2500 वर्ष पहले, और जो दूसरा दौर शुरू हुआ वो 700 वर्ष 700 ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह से जन्म से 700 वर्ष पहले है वो सेकंड जो स्टेज है और दौर है वो स्टार्ट हुआ। यह सिलसिला 18वीं शताब्दी के यूरोपियों में के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। भारतीय नगरों को, अच्छा ये जो 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय जो भारत आए उसमें यह काफी अप एंड डाउन से है वो भरा रहा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी 3 प्रकार से इस भारतीय नगरों को 3 प्रकार से
3 प्रकार वर्गीकृत है वो किया जा सकता है। पहला है आपका प्राचीन नगर, सेकंड है आपका मध्यकालीन नगर और थर्ड है आपका आधुनिक नगर। अब फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्राचीन टाउन, नगर, प्राचीन नगर के बारे में। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, कि भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, कि भारत का जो इतिहास है 2000 वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि 2000 वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 45 से अधिक नगर हैं, यानी 45 अधिक नगर हैं, 45 से अधिक नगर हैं। इनमें से अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, कि जो 45 नगर हैं इनमें से अधिकांश नगरों का विकास है वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में हुआ। जैसे अगर हम बात करें वाराणसी, तो वाराणसी एक धार्मिक नगर है, ठीक है, वो धार्मिक नगरों का एक एग्जाम्पल है, वो हमारे सामने पेश करता है वाराणसी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, मुंगेर, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी इत्यादि भारत प्राचीन नगरों के अन्य उदाहरण हैं। ये क्या है कि उज्जैन, कौशाम्बी, मथुरा ये भारत के प्राचीन नगरों के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आपका मध्यकालीन नगर, ठीक है। मध्यकालीन नगर सन 1647 से 1706, यानी 1647 से 1706 ये टाइम पीरियड है मध्यकालीन नगरों का तक विस्तृत। इस अवधि में भारत के अधिकांश नगरों का विकास राज्यों या रियासतों की राजधानियों के रूप में हुआ, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान भारत के अधिकांश नगरों का विकास राज्यों की राजधानी या रियासतों के रूप में है वो हुआ मध्यकालीन नगरों में, ठीक है। मध्यकालीन टाइम में लगभग 101 वर्तमान नगरों का विकास मध्य युग में हुआ था। ये ज्यादातर दुर्ग नगर हैं जो पहले से विद्यमान नगरों के खंडरों पर बने हैं। अब ये क्या है कि 101 नगर हैं इसमें, और ये ज्यादातर क्या है, ये दुर्ग नगर है। दुर्ग नगर में जो नगर पहले बसे हुए थे और फिर वो खंडर हो गए, वापिस उनका निर्माण है वो उन्हीं खंडरों के ऊपर दोबारा से उनका निर्माण है वो हुआ है। इनमें राजपूत युग में राजस्थान में बने चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ व मध्य प्रदेश में ग्वालियर, ठीक है, अलीगढ़, रुड़की इत्यादि भी इसी राजपूत युग की देन है। मुस्लिम युग में इलाहाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, अमृतसर इत्यादि नगर विकसित हुए। जयपुर और नागपुर भी इसी मध्य युग में बसे हुए नगर हैं। यानी मुस्लिम वर्ग के दौरान भी, जैसे अगर हम बात करें लखनऊ की, इलाहाबाद की, ठीक है, ये मुस्लिम युग में इन नगरों का विकास है वो हुआ है, यानी ये भी राजपूत युग के ही नगर हैं। राजपूत युग के नगर नहीं है ये है मुस्लिम युग के नगर, जिसमें सीकरी, औरंगाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद और जयपुर और नागपुर भी इसी मध्य युग में बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं, देखो कौशाम्बी। कौशाम्बी का नाम आया आपके, कौशाम्बी है वो भारत का एक प्राचीन नगर है, ठीक है, यानी इन 45 नगरों में से ही है वो एक भारत का प्राचीन नगर है, ठीक है। कौशाम्बी ईसा से 7 शताब्दी पूर्व भारत का सबसे बड़ा व विश्व का 9वां बड़ा नगर था। यानी ईसा से 7 शताब्दी पूर्व भारत का सबसे बड़ा व विश्व का, अब ईसा से 7 शताब्दी यानी ईसा से 7 शताब्दी, और कौशाम्बी वो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 9वां, यानी विश्व में 9वें पायदान पर यह नगर था, यानी विश्व का 9वां सबसे बड़ा कौशाम्बी है वो नगर था, जिसकी जनसंख्या 70,000 थी। और इसकी कौशाम्बी की पॉपुलेशन कितनी थी? 70,000, ठीक है, 70,000 कौशाम्बी नगर की पॉपुलेशन थी। मौर्य साम्राज्य में
पाटलिपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नगर था जिसकी अनुमानित जनसंख्या 3 लाख थी। यानी मौर्य साम्राज्य से पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो पाटलिपुत्र था, और उसकी पॉपुलेशन है वो कितनी थी 3 लाख। अब हम बात करते हैं आधुनिक नगर की। सन 1707 यानी ये ना 1707, ठीक है, 1707 के बाद की अवधि के भारत के नगरीय परिदृश्य को अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों ने आकार बदला। भारी शक्ति के रूप में आए इन विदेशियों ने सबसे पहले भारत के तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाए। कि आधुनिक नगर हैं ये बाहर से जो यूरोपीय शक्तियां आई थी, इन्होंने भारत के नगरों के आकार को बदला, और इन बाहरी यूरोपीय शक्तियों ने सबसे पहले जो तटवर्ती इलाका था वहां पर अपने पैर जमाए। जैसे तटवर्ती इलाके की अगर हम बात करें तो तटवर्ती इलाका, जैसे ये भारत का मानचित्र ड्रॉ होता है, इस भारत के मानचित्र में ये जो तट के साथ लगता हुआ जो ये इलाका है, ठीक है, इधर वाला, इस तटवर्ती इलाके में इन लोगों ने अपने पैर है वो जमाए। जैसे अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश भारत की राजधानी है वो कलकत्ता था, ठीक है। व्यापार के इरादे से आए इन लोगों ने सबसे पहले कुछ व्यापारिक पत्तनों जैसे गोवा, पद्दुचेरी, सूरत व दमन आदि का विकास किया। बाद में अंग्रेजों ने देश में रेल मार्गों का विस्तार किया और 3 प्रमुख नोडों यानी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब देखो मुंबई इधर से क्या लगा हो आप, ये चेन्नई और ये कोलकाता, ये 3 नोडल पॉइंट्स हैं वो अंग्रेजों ने बसाए थे। क्योंकि ये तीनों क्या थे मजबूत की प्रशासनिक जड़ों को मजबूत किया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित नगर अंग्रेजी स्थापत्य कला के अनुसार विकसित हुए थे। अंग्रेज प्रत्यक्ष नियंत्रण पर भारतीय रियासतों पर तेजी से कब्जा करते हुए और इसी दौरान उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों व पर्यटन स्थलों के रूप में अनेक पर्वतीय नगरों का विकास किया। उन्होंने पहले से विद्यमान नगरों में छावनी क्षेत्र यानी कंटेनमेंट एरियाज, प्रशासनिक क्षेत्र व सिविल लाइन्स इत्यादि जोड़ दिए। सन 1850 के बाद भारत के आधुनिक उद्योगों पर आधारित अनेक नगरों का विकास हुआ। यानी 1850 आधुनिक नगरों का विकास है वो 1850 के बाद है, उद्योगों पर आधारित आधुनिक नगरों का विकास है हुआ। और जमशेदपुर इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जमशेदपुर है वो 1907 में जमशेदजी टाटा ने बसाया था, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर उस नगर का नाम पड़ा जमशेदपुर। वो आधुनिक नगरों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अनेक नगरों का उदय हुआ। प्रशासनिक मुख्यालयों तथा औद्योगिक नगरों के रूप में गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और दिसपुर प्रशासनिक मुख्यालयों तथा भिलाई, दुर्गापुर, बरौनी व सिंदरी नए औद्योगिक केंद्र के उदाहरण हैं। ये जो है वो नए औद्योगिक केंद्र के उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशासनिक, जैसे चंडीगढ़ नगर, बरौनी, ठीक है, ये है प्रशासनिक। चंडीगढ़, दिल्ली ये प्रशासनिक नगर है। बरौनी ये है कि आपका औद्योगिक नगरों के उदाहरण है वो पेश करते हैं। ये स्वतंत्र इन नगरों का विकास है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ है।